आज हम क्लास 7 विज्ञान का पाठ 1 पढ़ाएंगे। पादपों में पोषण। इसमें ज़रूरी चीज़ हम पढ़ा देंगे, याद कर लीजिएगा। इसमें फिर कोशिका के बारे में भी पढ़ाएंगे और लवक भी पढ़ाएंगे। यह आपको 9th क्लास में बहुत ज़रूरी होगा। 9th क्लास में जाइएगा तो ये सब पूछेंगे सर, तो हम लिखा देंगे बीच में। इसका एक पेज बाद में है, फिर लिखा देंगे। ज़रूरी चीज़ समझ लेते हैं पहले। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये सब हम बोल रहे हैं जो याद कर लीजिएगा। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाती है। फिर ऊपर देखिए, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर नीचे पढ़ेंगे। पहेली जानना चाहती है कि पादप की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। इसका कारण है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। आप कहेंगे कैसे खाद्य फैक्ट्री है? तो देखिए, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। इसके कारण ही पत्ती पादप की खाद्य फैक्ट्री कहलाती है। आपको यह एक बार बात बता देते हैं, पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पादप। ये पादप है, जो पादप नाम है वो पौधा है। पौधा का वैज्ञानिक नाम पादप है। ये आप याद कर ले रहिएगा, जीके के रूप में होगा। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये बता दिए। यहाँ पर कोशिका पढ़ाने के लिए दिया है। देखिए, यहाँ पर केंद्रक है। ये द्रव्य जैसा दिख रहा है, वो कोशिका द्रव्य है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपको यह कॉपी में एक पढ़ा देते हैं पूरा। देखिए, लिख दिए हैं। आपको जानना जरूरी है कि कोशिका आपको किताब में दिल है, खाली कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका का खोज किसने किया, आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप कहाँ से बताएंगे। इसलिए यह हम लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के अंदर निर्जीव कोशिका का खोज किया था। ये जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा था। 5वां क्वेश्चन, ये आप याद कर लिए। आप कोशिका किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। आपको किताब में नहीं दिल है कि कोशिका किसे कहते हैं। देखिए, कोशिका किसे कहते हैं? जीवन के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन छठा, कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मतलब आप कोशिका को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, कोशिका इतना छोटा रहता है। कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। कोशिका को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है।
देखिए यहाँ पर कोशिका का डायग्राम बनाया है। आपको बताए थे कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका। कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, यह है पतली झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? यहाँ पर आप डॉट 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 देख रहे हैं, वो कोशिका द्रव्य है। केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच में रहता न है, ये वह केंद्रक कहलाता है। कोशिका के बीच में वाला केंद्रक कहलाता है। ये आप देख रहे हैं धागोनुमा संरचना, इसे आप देख रहे हैं अंतःप्रद्रव जालिका इसे कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया यह है, ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना को माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली के सटले में एक और झिल्ली रहता है, उसे लाइसोसोम कहते हैं। पीछे आपको बता दिए कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य का डायग्राम दे दिए थे कोशिका का। अब है कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये वाला है ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9th में जाएंगे ना तो लिखाएंगे सर, ऐसे अभी से याद कर लीजिएगा 7 क्लास में, तो जीके के रूप में भी होगा। और आपको क्लास में कोई पूछ दिया कि कोशिका किसे कहते हैं तो आप बता भी सकते हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपको कोशिका का डायग्राम दिखाए थे ना जी, ये कोशिका था, एक बाहर एक पतला झिल्ली था, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर गोलाकार अंडाकार संरचना पाई जाती है, उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहा। देखिए इसमें आपको कोशिका द्रव्य दिखा है, देखिए कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच, ये बीच में है ना जी डॉट डॉट, यह कोशिका द्रव्य है। आई कोशिका झिल्ली है, आई डॉट डॉट आप बताए कोशिका द्रव्य है। ये बीच में गोलाकार अंडाकार संरचना पाई जाती है, उसे केंद्रक कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? धागानुमा संरचना को माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका का सटल रहता है एक और झिल्ली, उसे लाइसोसोम कहते हैं। आपको यह पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। यह रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरी होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाएं द्वारा पत्ती तक पहुंच जाते हैं। आपको जरूरी अब यहाँ है, पत्ती में एक हरा वर्णन होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल है न, जो सूर्य का प्रकाश का ग्रहण करता है और अपना भोजन बनाता है। देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर आपको तीसरा का क्वेश्चन आंसर मिल गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो आपको बता रहे हैं, वैसे करिएगा। देखिए यह तीसरा का आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिका
सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको यहाँ पर चौथा का भी आंसर दिख गया है। देखिए, आपको यह दिख रहा है ना, ये चौथा का आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बराबर सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल बराबर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यह चौथा का आंसर है। देखिए आपको चौथा में क्या लिखा है। चौथा का क्वेश्चन में हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आपको हम दे देते हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ पर दे दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बराबर सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल बराबर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यह चौथा का आंसर है। अब पाँचवा का भी क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पाँचवा क्वेश्चन में आपका क्या है। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत क्या है। तो आपको हम दर्शा देते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए यही दर्शा रहा है, ये पूरा डायग्राम है ना। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र यही है, इसे आपको बनाना पड़ेगा। ऊपर में दिख रहा हुआ क्लोरोफिल, पत्ती में छोटा छोटा पता है, छिद्र रहता है, रंध्र, उसे रंध्र कहते हैं। यह दिख रहा है छोटा छोटा हरा हरा, यह क्लोरोफिल है। इसके सहायता से ही कार्बन डाइऑक्साइड जाता है पौधों में। देखिए यहाँ पर रंध्र लिखा है ना, द्वार कोशिका। अब आप कहेंगे कि पत्ता हरा क्यों होता है। पत्ता का हरा रहने का कारण सूर्य के प्रकाश में जो पौधा का पत्ता रहता है ना, वो सूर्य के प्रकाश में रहता है दिन भर, जिसके कारण यह हरा हो जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह इसका पत्ता हरा हो जाता है। अब आप कहेंगे फूल क्यों नहीं हरा होता है। तो इसमें कैरोटीनॉयड और एंथोसाइनिन लवक पाया जाता है, जिसके कारण यह रंग हरा नहीं होता है। कैरोटीनॉयड लवक है ना, जो रंग देता है फूलों को। कैरोटीनॉयड और एंथोसाइनिन लवक रहता है ना, जो फूलों को हरा होने से रोकता है। अब आप कहेंगे लवक किसे कहते हैं, तो आपको लवक लिखा देते हैं। देखिए लवक का अर्थ रंग होता है जो पौधों में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब आप कहेंगे कि हरित लवक किसे कहते हैं, तो हरित लवक भी हम लिखा देते हैं। हरित लवक किसे कहते हैं, पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले लवक को हरित लवक कहते हैं। पौधा के पत्ती में जो ये पत्ती है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। पौधा के पत्ती में हरित लवक पाया जाता है तो उसे हरित लवक कहते हैं, और पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले लवक को हरित लवक कहते हैं। लवक 3 प्रकार के बताए थे आपको, हम जैसे बताए थे लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो इसे में से तो हरित लवक बता दिए। अब वर्णी लवक किसे कहते हैं, तो वर्णी लवक भी आपको दिखा देते हैं। देखिए वर्णी लवक किसे कहते हैं, पौधों के फल तथा फूल में पाए जाने वाले लवक को वर्णी लवक कहते हैं। पौधों के फल और फूल में जो लवक पाया जाता है ना, उसे वर्णी लवक कहते हैं। ये भी हो गया पूरा। वर्णी लवक किसे कहते हैं ये भी लिखा दिए। अब आप कहेंगे कि अवर्णी लवक किसे कहते हैं, तो अवर्णी लवक भी आपको दिखा देते हैं। देखिए अवर्णी लवक किसे कहते हैं, पौधों के जड़ों में पाए जाने वाले लवक को अवर्णी लवक कहते हैं।
आपको पता था कि ये सब हरित लावक किसे कहते हैं, लावक किसे कहते हैं? आपको हम बता दिए। अवर्णीय लावक किसे कहते हैं? पौधों के जड़ों में पाए जाने वाले लावक को अवर्णीय लावक कहते हैं। अब आपको पूरा दिखा देते हैं। देखिए, पहला लावक। लावक किसे कहते हैं? लावक का अर्थ रंग होता है और यह पौधों में पाया जाता है। लावक कितने प्रकार के होते हैं? लावक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लावक, दूसरा वर्णीय लावक, तीसरा वर्णीय लावक। हरित लावक किसे कहते हैं? हरित लावक किसे कहते हैं? पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले लावक को हरित लावक कहते हैं। पौधा के पत्ती है ना जी, इसमें हरित लावक पाया जाता है। वर्णीय लावक किसे कहते हैं? पौधों के फल तथा फूल में पाए जाने वाले लावक को वर्णीय लावक कहते हैं। अब यहाँ पर है अवर्णीय लावक किसे कहते हैं? तो अवर्णीय लावक भी आपको दे दिए। अवर्णीय लावक किसे कहते हैं? पौधों के जड़ों में पाए जाने वाले लावक को अवर्णीय लावक कहते हैं। अब ये सबको हटा देते हैं। अब आपको पता है, अवर्णीय लावक सूर्य के प्रकाश में रहता है ना, तो हरित लावक में बदल जाता है। यह है अवर्णीय लावक, पर इस सूर्य का प्रकाश में था तो अवर्णीय लावक में बदल गया। अगर आप आलू जमीन में है गड़ल, उसमें आलू ऊपर आ गया तो आलू पर सूर्य का प्रकाश लगेगा, उसके कारण से यह हरित लावक में बदल जाएगा। जैसे यह पत्ती बदल गया, ये था अवर्णीय लावक में पर बदल गया हरित लावक में। अब आपको कोई देखेंगे कि पौधा तो अवर्णीय लावक है, पर पौधा ऊपर आ गया है तो अवर्णीय लावक से हरित लावक में बदल जाएगा। फूल क्यों नहीं बदलता हरित लावक में? फूल में कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन नामक लावक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरित लावक में नहीं बदलता। कैरोटीनॉइड लावक है जो फूलों को पीला, नारंगी और लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। एंथोसाइनिन लावक है जो पौधों को लाल, बैगनी और रंगीन लावक में बदल देता है। रंगीन लावक में बदल देता है, रंगीन रंग में बदल देता है। अब आपको तो सब समझ में आ ही गया होगा, तब हटा देते हैं इसको। अब आपको पूरा का आंसर करा देते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होता है? तो जीवों के खाद्य की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त के लिए करते हैं। आपका पहला का आंसर देखिए ऊपर दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको स्पर्श करा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषक प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दूसरा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको हम जितना बता रहे हैं सब हाईलाइट करते जाइएगा। देखिए अब दूसरा का परजीवी और मृतजीवी पूछा था ना, देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है परजीवी का। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल ऐसा जीव है, जीव तो नहीं है, ये भी पौधे है, पर ये जिस पेड़ पर लग जाता है ना, उसे सुखैले बिना ही ना रहता। यहाँ पर एक और को दिया हुआ है आंसर, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं
कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बनता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। विषमपोषी प्रणाली, वैसा पौधा जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं? वैसा पौधा जो दूसरे पौधों का भोजन ग्रहण करता है उसे विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। आपको यह बताए थे ना, अमरबेल ही विषमपोषी प्रणाली है। यह दूसरे पौधों का भोजन ग्रहण करके उसे सुखा देता है। अब पौधा तो नहीं रहता है पेड़ पर ही अमरबेल तो पौधा है, लग जाता है तो इसे सुखा देता है। अमरबेल अपने से भोजन नहीं बनाता है, वो दूसरे का भोजन ही अपने आप ग्रहण करता है। मतलब आप किसी पेड़ को लगाए हैं, उस पेड़ पर अमरबेल लग गया, अमरबेल को अगर काट के तुम पेड़ पे बिक दोगे ना तो पेड़ को सुखा देगा, काहे कि वो तो भोजन तो पेड़ से ही करता है, अपने से तो भोजन बनाता नहीं है। इसलिए आपको तो सबका आंसर करा दिए। देखिए यहाँ पर छठा का भी आंसर करा देते हैं। का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। आपका आंसर ही छुपल है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी। ख का आंसर, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णन द्वारा और ऊर्जा संग्रहण की जाती है क्लोरोफिल कहते हैं। घ का आंसर दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। सातवां का आंसर अब देंगे। पित्त दुर्लभ तने वाले परजीवी पादप अमरबेल है। एक पादप जिसमें स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे घटपन्नी कहते हैं। यहाँ पर भी है घटपन्नी का दो आंसर है। ग का आंसर, वे रंध्र जिसके द्वारा पत्ती में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है उसे रंध्र कहते हैं। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, रंध्र, जिसे आप आँखों से नहीं देख सकते हैं, आपको उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेने पड़ेगा, उसे ही रंध्र कहते हैं। पत्ती रहता है ना, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र रहता है, वो वायु से तो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता है ऑक्सीजन, उसे ही रंध्र कहते हैं। अब आठवां का आंसर कर देते हैं। अमरबेल है का अमरबेल उदाहरण है किसी का? परजीवी का न है जी अमरबेल उदाहरण। अमरबेल क्योंकि अपने से तो भोजन बनाता नहीं है, दूसरे का भोजन ग्रहण करता है, चुट्टा है। परजीवी का, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम खटपन्नी। इसका एक और नाम है पीचर पादप। बढ़िया लगे नाम है इसका जी। अब आपको ये वाला करा देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो जाएगा। 9वां का क्वेश्चन है, कॉलम ए में कॉलम बी का मिलान करें। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल परजीवी न है जी, जंतु परपोषित, कीटभक्षी घटपन्नी।
इसका नाम बताए थे ना, बड़ी अलगे नाम है इसका, पिचर पादप। 10वां का आंसर, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना मुक्त होता है, ऑक्सीजन ना मुक्त होता है जी। ये चलते गलत है, असत्य, इसे गलत भरिएगा। ख, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, स्वपोषी न कहते हैं जी। ये गलत है। ग का आंसर दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्तरदायी प्रोटीन नहीं है, सत्य है। सही बोल रहा है। घ, प्रकाश संश्लेषण में और ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, यह सही बोल रहा है, इसलिए सत्य है। 11 का आंसर दे रहे हैं, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र। पत्ती में आपको बताए थे ना, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे आप देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, इस चलते यह रंध्र होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती का रंध्र के द्वारा न प्रवेश करता है, छोटा छोटा छिद्र के द्वारा न। 12 क्वेश्चन, उसका आंसर दे रहे हैं, वायुमंडल से मुक्त जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्ती। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के द्वारा न प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के द्वारा प्राप्त होते हैं। आपका पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, आपको तो इतना मेहनत करके बता दिए। सब्सक्राइब करते जाइएगा, और वीडियो बताएंगे, चैप्टर 2 का कराएंगे, पार्ट 2 का, उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। आपको तो सब बता दिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।